Hello everyone, welcome to Renka's Approach to Labasna. Today we are going to continue with our series Prelims Aptitude Mastery. So we have started with 2018 ka paper and this is part 2 of this video. This series, I hope you have watched the first video. So let's start with this. We have done almost around 36 questions in the first video. So wait a second. 36 questions we had done. So let's start with question number 37. Consider the following pairs towns sometimes mentioned in news. अब देखो यार, इसमें कोई तुक्केबाजी तो लगी नहीं. इफ़ यू हैव फॉलोड द करंट अफेयर्स तो ये उसी से सोल्व हो रहा. अदरवाइज मतलब ऐसा कि अब इसमें रिस्क लेने वाली बात तो थोड़ी सी. चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं. आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस अलेप्पो, किरकुक, मोसुल, मज़ार शरीफ. इट इज़ समथिंग विच वी रीड इन न्यूज़. यह हमें जनरल नॉलेज में पता होता है कि भाई मज़ार शरीफ क्या है. सो इट इज़ अफगानिस्तान. सो दिस इज समथिंग विच वी जनरली नो अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं. तो विद दैट ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड. सो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन इधर बी और डी. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ऐसा कि यार आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, प्लेसेस इन न्यूज़ आपने मैपिंग की है. सो इट इज़ गुड टू अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चन. देयर इज नो पॉइंट इन रिस्क एंड टेकिंग द रिस्क, अदरवाइज यू विल लूज 0.66. सो यहाँ रिस्क नहीं लेना अनटिल एंड अनलेस यू श्योर कि भाई ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है. इसका आंसर वैसे बी है. तो यहाँ भी देख रहे हो ना, जैसे 4 वाला है ना, ये जो 4 वाला, जैसे अभी यूपीएससी ने वो ओनली 1 ओनली 2 कर दिया ना. तो अभी मैं जब 2023 में आऊँगा ना तो आपको बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन. बिकॉज वो ओनली 2 वाला इट इज़ वेरी मच इजी टू सॉल्व एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है 1 2 1 4, इनसे इन कंपैरिजन में ओनली 2 ओनली 3 वाले इजी टू सॉल्व है. वहाँ आप रिस्क ले सकते हो. इसमें रिस्क लेना थोड़ा डेंजरस है कि भाई बी या डी करना है, बट वहाँ रिस्क लेना ईजी है. एंड दैट्स वाई दोज क्वेश्चन आर ईजी टू सॉल्व. लेट्स उसके चलो बाद में बात करेंगे, अभी आगे सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 रेजिटरी पावर्स वर गिवन टू. भाई ब्रिटिशर्स हैं, पावर अपने पास रखेंगे, मेजर ऑफ द पावर. इवन की भाई उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज को या काउंसिल्स को पावर दी थी, बट रेजिडरी पावर इज समथिंग दैट दे विल कीप विद देमसेल्फ. तो इसका आंसर बाय लॉजिक आ जाएगा गवर्नर जनरल. देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को तो नहीं देंगे क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में उनका बिलीफ था. गवर्नर्स को भी नहीं देंगे, सेंट्रलाइजेशन में बिलीफ है. या तो आंसर होना चाहिए ए या आंसर होना चाहिए बी. या तो फेडरल लेजिस्लेचर को देंगे या गवर्नर जनरल को देंगे. और आज भी क्या है, आज के टाइम में तो चलो सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, बट उस टाइम में ब्रिटिशर्स दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली, दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर हेजेमनी. तो गवर्नर जनरल के पास रहती है. एंड दिस इज समथिंग विच वी रीड इन द स्टैटिक. सो आई अगेन से स्टैटिक इज द किंग. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 39. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर ऑफ द असेंबली. सही है कि भाई स्पीकर जो है अब असेंबली का मेंबर नहीं रहा, तो ही विल हैव टू वैकेट हिज ऑफिस. सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or office immediately. We read it in लक्ष्मीकांत. नहीं भाई, जब तक नेक्स्ट जो फर्स्ट सिटिंग नहीं होती न्यू लोकसभा की, तब तक जो है स्पीकर इसे अपना जो है सीट से नहीं छोड़ते. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगेन दिस क्वेश्चन इज हैज टू बी सॉल्व्ड बाय नॉलेज. यहाँ लॉजिक थोड़ा कम लगेगा, बट या अब ये ना कुछ बंदे बोलते हैं कि यार जैसे एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है इमीडिएटली, तो भाई इन सब भावनाओं में मत बहना. दिस इज समथिंग विच यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व विद द नॉलेज पार्ट. एंड आज के टाइम पे चलो 2018 के कंपैरिजन में आज 2026 के अंदर इतनी नॉलेज है आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास, दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व विद द नॉलेज. अगर आपका ये क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहा है, यू आर मेकिंग मिस्टेक, देन यू हैव टू कंसिडर कि भाई दोबारा से प्रिपेयर करना है पॉलिटी. योर पॉलिटी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो चलो इसमें लॉजिक तो नहीं था, बट या ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन है तो गो विद द स्टैटिक. तो क्वेश्चन नंबर 40 पे अभी हम आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. जब ये फिलोसफिकल क्वेश्चन यूपीएससी पूछे ना, गो विद वन अप्रोच. मेरे को इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच लगती है भाई एग्जाम्पल्स वाली. अब इमेजिनरी एग्जाम्पल्स बनाओ एंड उसके बेसिस पे अपना आंसर डिड्यूस करो. सो रीडिंग विद ऑप्शन ए. इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी. भाई ज़्यादा से लॉ होंगे तो लिबर्टी कम होगी. अब इसमें मेरा एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के ऊपर लॉ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप के ऊपर लॉ नहीं है, तो इफ पार्लियामेंट मेड लॉज ऑन दिस,
कि मैरिटल रेप के ऊपर लॉ बनाते हैं, तो क्या उससे लिबर्टी कम हो जाएगी? सो दिस इज absurd स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड इज कि इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी. भाई कोई लॉ ही नहीं है सोसाइटी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मर्डर के ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो भाई कोई भी किसी का मर्डर कर सकता है, क्योंकि डर का तो कोई वो हो रहा नहीं. तो सेकंड कैन बी एन ऑप्शन. तो अब इसे मार्क कर लेंगे. अभी नहीं कि भाई आपको लगता है कि इसका आंसर बी है तो बी पर मार्क करके चल दिए, आगे वाली स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी. दिस विल बी योर ब्लंडर. यू हैव टू रीड ऑल 4 स्टेटमेंट्स, ऑल 4 ऑप्शंस. सो इफ देयर इज लिबर्टी, लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल. भाई तो पार्लियामेंट का क्या काम है? अगर लॉ पीपल ही बनाएंगे तो इंडिया जैसी कंट्री कहाँ जाएगी जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो absurd इन दिस कंटेक्स्ट. सो इफ लॉज आर चेंज टू, और एंड इवन इसमें आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि इफ देर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल. तो भाई वहाँ पर अगर कोई कंट्री हुई जहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म है, कि कोई कम्युनिटी है जो मेजरली डोमिनेटेड है, तो भाई वो तो अपने फेवर में लॉ बनाएंगे, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगी? तो उस सेंस में भी जो है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है थोड़े गलत हो जाता है. सो ऑप्शन डी इज कि इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टी इन इज इन डेंजर. भाई लॉज को है काफ़ी बार बदला गया तो लिबर्टी इज इन डेंजर. भाई कोई पर्टिकुलर लॉ है, अब उसमें कुछ फ्लॉज हैं कि वो चीज़ें यहाँ से एड्रेस नहीं होती है. सो पार्लियामेंट हैज़ टू अमेंड दैट लॉ. एंड उस जैसे IBC वाला लॉ है, पार्लियामेंट ने उसे इतनी बार अमेंड किया है टू इम्प्रूव दैट. तो अमेंडमेंट समटाइम्स आर फॉर द इम्प्रूवमेंट. इट डजेंट मीन कि लिबर्टी बिकम्स इन डेंजर. सो ऑप्शन डी ऑल्सो बिकम्स absurd. इस क्वेश्चन में जो मेरा बताने का मतलब है, द ओनली एप्टीट्यूड आई वांट टू टेल कि डेवलप यहाँ से ये करो कि इन सच फिलोसफिकल क्वेश्चंस वेयर देर इज नो डायरेक्ट आंसर, यू हैव टू अप्लाई द एग्जाम्पल्स पार्ट. इमेजिनरी एग्जाम्पल्स अप्लाई लाइक करो. अगर वहाँ पर वो सिचुएशन सेट बैठती है, वहाँ ठीक बैठती है, तो दैट विल बी द ऑप्शन. एंड विद दिस लॉजिक ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 41. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. अब पढ़ने पे लगता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो काफ़ी एक्सट्रीम है, स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग. अगर तुक्केबाजी चलानी है तो उसके बेसिस पर तो भाई स्टेटमेंट 1 जो है गलत हो जाएगी. क्यों? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगती है पढ़ने में. बट दिस इज द ट्रैप ये कि भाई स्टैटिक इज द किंग. अगर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है या अपने दूसरे सोर्सेज में पढ़ा हुआ है, देन यू मस्ट बी श्योर कि भाई ये स्टेटमेंट तो ठीक है. अब इसका आर्टिकल जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है. सेकंड इज कि द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है. तो आंसर विल बिकम सी. ये भी क्वेश्चन जो है नॉलेज वाला है, तो मैं आई विल टेल यू फ्रॉम दिस वीडियो ओनली कि भाई कौन सा क्वेश्चन नॉलेज वाला है एंड कौन सा क्वेश्चन नॉलेज वाला नहीं है. सो अभी तक 38, 39 एंड 41 ये क्वेश्चन जो है नॉलेज वाले हैं जी, की नॉलेज से सॉल्व हो. द वेल नॉन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग्स टू द विच स्कूल. अब बनी थनी है, दिस इज समथिंग जो हमें स्टैंडर्ड सोर्सेज में मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल अपनी आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है सिंघानिया वाली, उसमें मिल जाते हैं. तो इट इज़ समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टेड टू नो. बट ठीक है कि अगर भाई इंफॉर्मेशन ओवरलोड है एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि कौन सा आंसर है, तो इसमें अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना है. यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. वैसे इसका आंसर डी है, बट यहाँ फिर मैं वही बोलूँगा कि कुछ absurd लॉजिक बताएंगे यूट्यूब पे कि भाई के और के से 2 नाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आंसर मस्ट भी इधर होते हैं. तो भाई बात है कि भाई 2 हैं, चलो आपने 50-50 कर भी लिया अल्टीमेटली कि इनमें से आपको 2 में से कोई एक चूज करना है. सो इट विल ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट कि भाई कांगड़ा हो रहा है किशनगढ़ हो रहा. तो उस सेंस में अगर इन क्वेश्चन में इफ़ यू आर नॉट श्योर देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग द रिस्क. तो इन क्वेश्चन को स्किप करने रहा है. ठीक है, हमें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने. वट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड समटाइम इज इन द न्यूज़. भाई ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में था. एंड आप कोई भी लॉजिक, हाँ करंट अफेयर्स से याद आया, मैंने करंट अफेयर्स की एक सोर्सेज की वीडियो बनाई है कि विच यू हैव टू फॉलो. कि भाई अभी 60 दिन बचे हैं तो कौन सा करंट अफेयर सोर्स आप फॉलो कर सकते हो विच इज़ नॉट बल्कि, विच इज़ ईजी टू रिवाइज एंड समथिंग विच इज़ ईजी टू कंसोलिडेट. सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन रेफर टू दैट एंड यस. तो उससे वो देखना, अगर आपको लगता है कि भाई ठीक बताया है, यू कैन चेक द सोर्सेज एज वेल. वो मिल जाएंगे आप टेलीग्राम पे या कहीं भी बुक शॉप में. तो बल्कि नहीं है वो सब चीज़ें. एंड यू कैन डू. मैंने भी अपने अटेम्प्ट्स में किया था एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है. एंड दे ऑल्सो से कि भाई बल्कि नहीं है एंड इट इज़ ईजी टू रिवाइज. सो पीटी से शिफ्ट होके या अदर बल्कि सोर्सेज से शिफ्ट होके करके उन्होंने उन सोर्सेज को फॉलो किया है. तो you can refer to that video as well for your current affairs reference. So let's come to question number 43. What is terminal high altitude area defense third system? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये अपने न्यूज़ में था और इसका आंसर है कि अमेरिकन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. अब ये तो भाई लॉजिक है, ठीक है.
अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक हो सकता है कि भाई इन द सेंस थोड़ा मैं एग्जेजरेशन में जा रहा हूँ इसमें, एग्जैक्ट कोई लॉजिक नहीं है। अब एंटी मिसाइल प्रोग्राम और एंटी मिसाइल सिस्टम ये थीम कॉमन है, यू कैन डिड्यूस कि भाई इन दोनों में से एक होगा। अदरवाइज ये ऐसी न्यूज़ थी कि उस टाइम पे न्यूज़ में रही थी, एंड समटाइम जैसे अभी S-400 अभी न्यूज़ में रहा था अपना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एंड इवन कि अभी ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, तो लाइक S-400 की काफ़ी अप्रिसिएशन हुई है दैट ईरान वाज नॉट एबल टू इंटरसेप्ट द मिसाइल्स, एंड इवन इसराइल हैज़ टू फेस्ड द कंटिन्यूस अटैक कि भाई इसराइल के भी सिस्टम फेल हो रहे हैं। बट व्हेन ऑपरेशन सिंदूर वाज इन न्यूज़ एंड व्हेन इट वाज गोइंग ऑन कि भाई S-400 ने काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया है इंडिया को। जब UAE में वो बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरी थी तो सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई क्या हो गया, बट देयर वर पीपल हु वर अप्रिशिएटिंग S-400। क्यों? क्योंकि भाई नहीं गिरने दी थी उस टाइम पे मिसाइल। सो समथिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर दैट विल बी इन न्यूज़, एंड इफ UPSC आस्क दैट क्वेश्चन देन यू मस्ट गेट दिस डायरेक्ट। भाई करंट अफेयर्स में ये जरूर कवर हुआ होगा, एंड यू कैन नॉट स्किप सच क्वेश्चन। सो दिस इज करंट अफेयर बेस्ड। इसमें लॉजिक वैसे कोई डायरेक्ट नहीं है, बट यस दो ऑप्शन में ये एंटी मिसाइल की बात की रही है, देन आंसर मस्ट बी ईदर ऑफ देम। ठीक है, let's come to question number 44 sorry. With reference to cultural history of India, consider the following statements. Most of the Tyagaraja Kirtis are devotional song in praise of Lord Krishna. देखो मोस्ट दिया है, ये तो ब्रॉड चीज़ कर दी है इसने। सबसे पहली बात तो कोई इसमें ना कि एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, बट ठीक है चलो बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वी कैन नॉट कंसिडर कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। सेकंड पे आओ, त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राज। अब इसमें ये नहीं बोला कि भाई त्यागराज ने 8 बनाया है, 10 बनाया है, 50 बनाया है, 60 बनाया है। भाई दिस पर्सन, इन्होंने 8 भी बनाया होगा फॉर एग्जाम्पल, जब इवन वो पब्लिश भी नहीं हुआ, बट इस पर्सन ने बनाया तो है ना, त्यागराज जी ने कुछ तो बनाया है। ठीक है, देन दिस स्टेटमेंट इज वेरी मॉडरेट एंड इट इज डिफिकल्ट टू नेगेट। यू कैन नॉट नेगेट दिस स्टेटमेंट। इसमें आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। देर इज नो स्कोप ऑफ ओवर थिंकिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो सेकंड मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है, बहुत जेंटल स्टेटमेंट है। और UPSC एग्जामिनर ऐसे नहीं बोलेगा जी भाई यार त्यागराज ने तो कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि अगर आपने नाम भी भले नहीं सुना, बट भक्ति सेंट है या सूफी सेंट है, ये जो भी इस टाइप के रिलीजियस पर्सन होते हैं, दे इन्वेंट समथिंग, दे डिस्कवर, दे क्रिएट समथिंग। सो यू कैन नॉट नेगेट दिस स्टेटमेंट। सो इससे एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज। एक लॉजिक है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताया, एंड दिस लॉजिक इज कि भाई जब भी कंटेम्प्रेरीज की बात होती है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, एक अकबर वाला क्वेश्चन आएगा कि बीरबल, अकबर एंड देयर वाज अदर पर्सनैलिटी, दे वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। तो वो क्वेश्चंस जो कंटेम्प्रेरी वाले होते हैं वो गलत होते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट्स वो गलत होती हैं। तो इन द बाय दिस लॉजिक थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपका आंसर आ जाएगा बी, कोई तुक्का नहीं है, ये लॉजिक है। कंटेम्प्रेरीज जब आप PYQs को ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड कि भाई कंटेम्प्रेरी वाले स्टेटमेंट इजी टू रॉन्ग है। क्यों? दो पर्सन हैं, 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, यू कैन चेंज एनी ऑफ देम, किसी एक का नाम बदल दो, तो दैट विल वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू मेक इट रॉन्ग। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। चलो फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। अन्नामाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो अन्नामाचार्य जी के जो अपने जो सॉन्ग्स थे, डिवोशनल सॉन्ग्स थे, वो वेंकटेश्वरा जी के भगवान विष्णु विग्रह ही अवतार हैं वो, तो उन्हीं का लाइक फॉर्म है, तो उनके अप्रिसिएशन, उनके डिवोशन में थे। सो दिस इज जनरल। ठीक है, अभी ये कि भाई ये लॉर्ड कृष्णा है, या शायद लॉर्ड कृष्णा नहीं है, यहाँ पर श्री राम के बारे में है। ये गाने जो है लॉर्ड त्यागराज जी के। सो आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन चेक दिस। सो दिस इज अ लॉजिक। भाई कंटेम्प्रेरी दिया होगा तो गलत होगा, एंड ये जो मॉडरेट स्टेटमेंट है कि भाई इन्होंने ऐसे न्यू राग्स बनाए, देन दैट मस्ट बी करेक्ट। वहाँ पर नेगेट करना डिफिकल्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो चलो एलिमिनेशन से फिर वो आ ही जाएगा, एंड आंसर इज बी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ है, AB डाइसी ने दिया था, इसमें 3 चीज़ें मेजरली आती हैं। तो इसमें क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ predominance of leader spirit, equality before law, and there is one more thing which I'm forgetting. Equality before law, domination of leader spirit. चलो यार, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट एक फैक्टर और है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। रूल ऑफ लॉ है भाई, लॉ पावर, लॉ जो है सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, देन दैट्स लाइक की लिमिटेशंस ऑफ पावर तो होगी, देन फर्स्ट मस्ट बी करेक्ट। भाई लॉ पावर है, लॉ सुप्रीम है, तो जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, उनकी पावर को लिमिट किया जा रहा है, एंड लिमिटेशन ऑफ पावर्स का मतलब ही वही है कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को लिमिटेशन में रखा गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ही है
कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है, तो सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, तो उस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं हम ये, या तो आंसर हो रहा सी हो रहा है या आंसर हो रहा डी हो रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, भाई जो है पीपल जो है गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल है, तो यार ये तो थोड़ा एब्सर्ड लगता है ना कि भाई ऐसे क्या हो रहा। भाई पीपल रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, बट हम तो उल्टा पढ़ते हैं ना कि दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है कि मतलब जिनको पीपल नहीं लगती है, तो गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, तो दिस बिकम्स अपोजिट, सो दिस इज अब्सर्ड, तो थर्ड डबल गलत हो जाएगा एंड आंसर विल बी सी। तो इस बेसिस पे ये आपका नॉलेज वाला पार्ट है, समथिंग विच वी कवर इन आवर स्टैंडर्ड्स। यस, तो वो रूल ऑफ लॉ के जो 3 प्रिंसिपल है वो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इट्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, दैट लॉ इज सुप्रीम, एंड थर्ड इज की प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, तो इसका आंसर जो है वो सी है। अब ये बोलो कि भाई स्टैटिक नॉलेज में तो नहीं है, हमारी बुकलेट से डायरेक्ट नहीं, भाई वर्ड टू वर्ड नहीं मिलती चीज़ें, कुछ होती है डिराइव्ड, तो ये एप्लीकेशन है एंड ये एप्लीकेशन तो नॉलेज के बेसिस पे है, सो दिस इज समथिंग। एंड थर्ड इज समथिंग विच यू कैन एलिमिनेट विद द एप्टीट्यूड, कि भाई बेसिक एग्जाम्पल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल को इनडायरेक्टली थ्रू अपने लेजिस्लेचर के थ्रू, तो ये तो अब्सर्ड है कि भाई भारत की जनता जो है गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, वी आर द अल्टीमेट सोवरन, पीपल आर द अल्टीमेट सोवरन, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी पीपल्स को, तो इस बेसिक पे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर इन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या होता है भाई, ये है अपना फैक्चुअल चीज़ है, अपना नॉलेज के बेसिस का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंगली, बट चलो देखते हैं कुछ एप्टीट्यूड या कुछ लॉजिक लगता है कि इसमें। द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस। अब देखो एक रूल है ऑब्वियस, रूल ऑफ ऑब्वियस, यूपीएससी ऐसे खेलता है कि भाई कुछ एक नया कंसेप्ट दे देना विच समटाइम्स वी डोंट रीड इन द न्यूज़पेपर और समटाइम्स विच वी डोंट रीड इन द अवर कंटेंट, अवर स्टैटिक पार्ट, तो कुछ ऐसा टॉपिक दे रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस बनाया कि भाई लगता है एस्पिरेंट को कि वही ठीक है, एंड दिस इज द ट्रैप ऑफ ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन आया था कि भाई पंचेतन स्टाइल क्या होता है, अब जिसने नहीं पढ़ा ना पंचेतन स्टाइल, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था विलेज असेंबली वाला, कि भाई पंचायत टाइप का कुछ होता है, तो वो दिया हुआ था, तो भाई ये फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ मेकिंग लाइक जो अपने नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको उस चीज़ में ट्रैप में फंसाने की, तो ऑप्शन ए भी वैसा ही है, लीगल वर्ड डाल दिया है तो कोर्ट सा मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, दैट विल आई विल टेल आफ्टर दिस क्वेश्चन, कि वो आपको ज़रूर मिलेगी देखने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सर्ड, भाई लीगल था और लीगल टेंडर मनी, मनी यार इकोनॉमी की बात हो रही है और लीगल के कारण कोर्ट से कोई एसोसिएशन नहीं बनता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, ठीक है, मतलब लगता है कि भाई कुछ हो सकता है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, भाई ऐसा तो कुछ हम मतलब लगता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा लीगल टेंडर की चेक हो रहा है या ड्राफ्ट हो रहा। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है, अब जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा, एंड अगेन आई एम सेइंग कि नॉलेज इज द किंग, स्टैटिक इज द किंग। चलो 2018 के टाइम पे शायद इतनी नॉलेज ना हो, बट आज के टाइम पे हर टॉपिक के लिए बहुत इजीली नॉलेज या कंटेंट जो है इजीली अवेलेबल हो सकता है, एंड यू कैन नॉट बेसिकली से कि भाई हमने तो पढ़ा नहीं था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी चीज़ों को पढ़ना, एंड ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड होता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था एंड काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था, 1-1.5 साल न्यूज़ में रहा था, तो उस सेंस में कि भाई ऐसे इसका आंसर भी है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ है ना, यूपीएससी ना कभी भी क्वेश्चन साइलोज में नहीं बनाता। साइलोज मतलब ये नहीं कि भाई एक क्वेश्चन पॉलिटी का डाल दिया, फिर 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के डाल दिए, 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के डाल दिए, 4 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के डाल दिए, फिर ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटी के डाल दिया, नहीं, यूपीएससी ना सेक्शंस में क्वेश्चन बनाता है, कि फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 पॉलिटी के हैं, फिर 11 to 20 जो है इको के हैं, या ऐसे 10 का सेक्शन हो सकता है, वो 15 का सेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 45 तक पॉलिटी हो रहा था, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, पॉलिटी नहीं था मतलब मिक्सअप क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे हिस्ट्री भी था, कहीं पर बीच में मिक्स हो रखा था, बट अब नया सेक्शन शुरू हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 46 इकोनॉमी का है, 47 इकोनॉमी का है, 48 इकोनॉमी का है, ऐसे ही ये अपना ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी का है, सेविंग वाला इकोनॉमी का है, संथाल अपराइजिंग, तो ऐसे ही यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के डाल दिए सेक्शन बना के, एंड दिस यू विल फाइंड कि यूपीएससी ऐसा ही करता है, यूपीएससी रैंडम क्वेश्चन नहीं डालता।
भाई बीच बीच में तो होंगे, बट ऑब्वियस है कि जब यूपीएससी एक सेक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसमें एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न इन द सेंस कि एक 4-5 क्वेश्चन सेम थीम के होते हैं, तो विद दैट हेल्प ऑल्सो यू कैन डिड्यूस सर्टेन आंसर्स कि भाई किसी फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस का ऑप्शन है, साइंस का पेपर है एंड साइंस के क्वेश्चन है एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, बट ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए और नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, आप यू कैन डिड्यूस कि वो कौन सा सेक्शन है, वो एनवायरमेंट का सेक्शन है, वो साइंस का सेक्शन है। अगर साइंस वाला सेक्शन हुआ तो साइंस के बेस पे आंसर आ जाएगा, एनवायरमेंट वाला सेक्शन हुआ तो एनवायरमेंट के बेसिस पे आंसर आ जाएगा। एंड दिस आई विल टेल यू इन 2023, भाई वहाँ लगा था ये चीज़। बट अगेन वन थिंग कि भाई आपका सेट कौन सा है वो भी मैटर करता है, बट ठीक है चलो देखते हैं उसको। तब अभी 47th पे आते हैं, तो इसका आंसर वैसे भी है, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन था। इफ अ कमोडिटी इज फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम the public to the product of the tax paying public, the opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the गवर्नमेंट। अब देखो या तो भाई अब पेयरिंग बनाते हैं, ऑप्शंस की पेयरिंग बनाते हैं। देखो इनिशियल स्टेटमेंट तो सेम ही है, या तो आंसर हो रहा है ए और बी में से, या आंसर हो रहा है सी और डी में से। अब आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यू कैन डिड्यूस द आंसर, सिंपली कर लो जी, ठीक है। बट चलो अभी देखते हैं इसमें क्या है। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर्ड है। वही बात है कि या तो ए में से हो रहा है या बी में से हो रहा है, एक पेयर ये बनता है, सी और डी है, सी और डी में से बन जाएगा। अब जिसने भी थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है उसको पता हो रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सब चीज़ों में जीरो नहीं होती। इवन इफ़ यू आर गिविंग समथिंग फ्री, उसका कुछ ना कुछ हो रहा भाई कॉस्ट जो आपके हाथ से जा रहा है, तो उसके बेसिस पर जब इसे हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर वैसे तो सी है। ये टैक्स पेइंग पब्लिक का जो है जो उन्होंने पैसा दिया है वो कंज्यूमर से शिफ्ट होकर टैक्स पेइंग पब्लिक पर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना यार मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एप्टीट्यूड ऐसा एग्जाम लाइक सिचुएशन में तुम लगा पाओगे। क्यों? इन क्वेश्चंस में एग्जाम लाइक सिचुएशन में एप्टीट्यूड लगाना थोड़ा ना एग्जेजरेशन वाली बात हो जाएगी, रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाली बात होगी कि भाई आपने PYQs की कितनी प्रैक्टिस की है एंड आपका वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसा है। तो इस क्वेश्चंस में आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप पेयर बना पा रहे हो कि या ए बी में से आएगा आंसर या सी या डी में से आंसर आएगा, यू कैन टेक रिस्क। भाई इन क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क तभी लेना जब आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है, दैट यू आर एबल टू अवॉइड, यू आर एबल टू एलिमिनेट सर्टेन क्वेश्चंस, बिकॉज हर क्वेश्चन तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो देयर विल बी क्वेश्चंस कि जहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। सो इफ़ आई वुड हैव बीन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एंड मुझे थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नॉलेज होता, देन आई वुड हैव टेकन द रिस्क बिटवीन सी या डी में से। अब सी और डी में से क्या है, क्यों भाई? एक तो पहली बात तो गवर्नमेंट के पास उसका खुद का पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी होता है वो होता है पब्लिक से, लाइक जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक जो है टैक्स देती है या पब्लिक के थ्रू जो बोरिंग होती है बॉन्ड्स वाली, तो उसके थ्रू पैसा आता है। तो अल्टीमेटली द मनी बिलोंग्स टू द पब्लिक, द मनी बिलोंग्स टू द अल्टीमेट सोवरन। जो पीपल हैं उनके ऊपर उनको वो मनी रहती है, क्योंकि RBI तभी लगता है ना कि RBI वो धारक को इतना इतना पैसा देने का वादा करता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो सोवरन है वो पब्लिक है, वो कॉमन पीपल है। तो उस सेंस को भी मैं थोड़ा डिड्यूस करता है एंड आई वुड हैव सेड मार्क्ड ऑप्शन सी कि भाई मैं सी पे ही मार्क करता। एंड थोड़ा मेरा लाइक अब इन चीज़ों में ठीक है कि भाई मेरे पास नॉलेज है, तो मैं इट इज़ ईजी टू से, बट समवन हु हैज़ नॉट डन दिस, भाई मैं फिर से वही बोलूँगा, स्टैटिक इज़ द किंग, यू कैन नॉट इग्नोर। ये क्लास 12 की NCERT में है, ठीक है। यू कैन रेफर टू दिस। NCERT में मतलब ये क्वेश्चन नहीं है बट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। एंड ट्रस्ट मी एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं NCERT से जो आप सोल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना है। आई हैव मेड समरी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इकोनॉमी की बुकलेट जो इकोनॉमी NCERT की है, और आई हैव पुट द सर्वे, मतलब इसमें मैंने इंडेक्स भी डाला कि भाई इस साल में इतने क्वेश्चन NCERT से आए हैं। यू कैन चेक दैट कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इवन 2025 में जो 2 न्यूमेरिकल्स थे अपने को फिजिकल डेफिसिट वगैरह निकालने वाले, वो भी NCERT की नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन रेफर टू दिस NCERT बुकलेट। इसका प्राइस है 299, यू कैन चेक दैट। आई गेस 100 पेजेस के आसपास है एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दोज 100 पेजेस। उसमें लाइक सब कुछ है टू कवर द NCERT। बट ठीक है, ये मैं पेड प्रमोशन ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं करने का। बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद NCERT, भाई इकोनॉमी की NCERT आपको समझ में नहीं आ रही, देन यू कैन रेफर टू दिस, क्योंकि ये मैंने ऐसे बनाई है दैट समवन हु हिज लाइक, मेरा एक कज़न है जो 12th क्लास में है,
एंड उसको मैंने रेफ़र किया था कि भाई मैंने ये बनाई है एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी पर्पस, बट यू रीड कि भाई आपको कैसे समझ में आ रहा है इसमें से इतना। तो ही सेड कि भाई अगर 11th-12th वाला बच्चा उसे पढ़ता है तो ईजिली ही कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमी वेरी इजीली, कि वो एनसीईआरटी वो ईजिली समझ लेगा। सो यू कैन रेफर टू दैट। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक दैट। एंड लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इफ। भाई जीएनपी बढ़ रही है या जीडीपी बढ़ रही है हमारी, बट उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। मतलब कि भाई जीडीपी बढ़ रही है या जीएनपी बढ़ रहा है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कारण हो सकता है? कि इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद, भाई ये वो रख दिया है, क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव एक्टिव, मतलब इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दिया। सो इट इज़ समथिंग, ये ट्रैप ही है आपका कि भाई एस्पिरेंट से पढ़ेगा तो निपट जाएगा। अब डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट होता है भाई क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। क्वांटिटी पे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी है भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, ये बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। सो दिस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर्स। सो ये अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना है कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो उस बेसिस पे जो लॉजिक है वो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकता। नाउ लेट्स रीड ऑप्शन डी। इम्पोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। Import grows faster than export. Again, it is about the quantity, not the quality. So option D is incorrect. Poverty and unemployment increase. Poverty and unemployment are directly related to the standard of living. अवर लाइफ की क्वालिटी कैसी है उससे रिलेशन में है। तो एंड डेवलपमेंट का कोर फंडामेंटल यही है कि पॉवर्टी के सेंस में हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट के सेंस में हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सेंस में हो रहा है। सो इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर होगा सी। तो ऐसे ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे एंड सिमिलरली ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा, दैट इट इज आस्किंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉट द ग्रोथ। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी होती है बट डेवलपमेंट में क्वालिटी वाला एस्पेक्ट भी आता है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। Let's move to question number 45. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables। तो भाई 4 स्टेटमेंट है, इनमें से देखते हैं क्या आंसर होगा। तो इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ या आप एक इंडिविजुअल है, आपके पास पहले 1000 रुपये थे, अब आपने 1,00,000 रुपये एक्यूमुलेट कर लिए हैं, तो आपकी उससे स्किल तो नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? स्किल के बारे में बात होती है कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, बट कैपिटल एक्यूमुलेट करने से स्किल तो डेवलप नहीं हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बाय लॉजिक इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर ए या डी तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैसे 2 कॉमन है तो नेक्स्ट मस्ट बी करेक्ट। तो इंक्रीज द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल, यही तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि नॉलेज अपग्रेड होनी चाहिए, स्किल लेवल बढ़ना चाहिए, कैपेसिटीज बढ़नी चाहिए उसकी इंडिविजुअल की। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट और सेकंड तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपस में, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। और ह्यूमन कैपिटल का बेसिक जिसको पता है तो ही और शी विल डेफिनेटली मार्क 2 एज करेक्ट। तो अब थर्ड पे आते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। देखो थीम सेम है, तो थर्ड और फोर्थ एक साथ तो नहीं हो रहा एंड वी हैव एलिमिनेटेड डी। अब थर्ड और फोर्थ में से एक तो ठीक हो रहा, भाई दोनों गलत तो नहीं होंगे, दोनों ऑपोजिट है, या तो टेंजिबल हो रहा है या इनटेंजिबल हो रहा, तो दोनों में से एक तो चीज़ होगी, ठीक है। अब दोनों तो गलत नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर। अब टेंजिबल तो वही है कि क्वांटिटी के सेंस में आ गया, इंटेंजिबल जो है क्वालिटी के सेंस में आता है, तो क्वालिटी में मतलब फिर वही है, स्किल ही है। अपनी नॉलेज जो है इंटेंजिबल वेल्थ है, अपना जो स्किल है हमारे पास, किसी का एप्टीट्यूड है स्ट्रॉन्ग, वो उसकी इंटेंजिबल वेल्थ है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। सो आंसर विल बिकम सी। ये लॉजिक है, ये आपके प्रैक्टिस के साथ डेवलप होंगे। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to 50। ठीक है, अब भाई कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वीक है, चलो हो सकता है। इलिटरेसी यार थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन की कंटेक्स्ट में जा नहीं रहा कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इलिटरेसी के कारण जो है आउटपुट नहीं बढ़ रहा। भाई अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कि थोड़ा स्किल डेवलपमेंट भी करवा ही देंगे। अगर कोई इलिटरेट है तो उसका स्किल डेवलपमेंट तो करवा ही सकते हैं ना, कि वो बंदा जो है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। एंड अगेन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी चलो थोड़ा एब्सर्ड्स है। एंड दूसरा इज हाई कैपिटल रेशो। अब जो थोड़ा यूट्यूब पर लॉजिक बताएंगे वो बोलेंगे कि भाई हाई है ही है,
तो इन दोनों में से कोई आंसर हो रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि भाई ठीक है, आप उस चीज़ को लॉजिक और कैरी कर सकते हैं कि भाई सेम थीम के ऊपर है, हाई हो जाए, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो रहा। बट वो जो वर्ड होता है ना कि भाई के उठा लिया, जैसे फॉर ऊपर मैंने एग्जाम्पल ऊपर बताया था आपको कि भाई वो किशन डॉट स्कूल है या फिर जो दूसरा आपका कच्छ वाला था जो भी नाम था उसके बेसिस पे है, तो वो थोड़ा एब्सर्ड है कि सिर्फ एक लेटर के बेसिस पे उठाना। तो चलो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, अब इसको रिड्यूस करो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो यानी कि कैपिटल अपोन में आउटपुट। भाई एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, सो दिस इज समथिंग। तो भाई हाई कैपिटल आउटपुट हो रहा कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए अब हमें 100 रुपीज़ की कैपिटल चाहिए, तो जो हम काम 50 में कर सकते हैं। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ इन लाइन विद कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं, बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा। आउटपुट क्यों नहीं बढ़ रहा? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। ठीक है, अब ये थोड़ा भाई कंसेप्चुअल चीज़ है, ये नॉलेज के बेसिस पे बोलूँगा। अब इसमें बोलोगे कि भाई ये एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाए, देन फ्रेंड्स आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा आपको नॉलेज की जरूरत है। ये एनसीईआरटी का इकोनॉमी का बेसिस है, एंड इकोनॉमी में डरने वाली कोई बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट गिव 1 मंथ ऑफ प्रैक्टिस। चलो अब तो टाइम नहीं है, बट इन केस यू आर नॉट एबल टू, यू आर अपीयरिंग फॉर 2027, and God forbid if you are not able to clear the prelims this year, then you must focus on your basic, and you must focus on your foundation. तो ये सब चीज़ें तब स्ट्रॉन्ग की जा सकती हैं। एंड यस, आफ्टर द प्रीलिम्स, आफ्टर द मेंस, आई विल बी कमिंग विद द सीरीज, जहाँ पर इन ऑप्शंस के थ्रू आई विल बी हेल्पिंग यू टू डेवलप द कंटेंट। तो वो सीरीज हम तब चलाएंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsided, what were the measures taken by the colonial government? भाई संथाल अपराइजिंग थी जिन्होंने गवर्नमेंट के रूट्स को, जो गवर्नमेंट की पावर थी उसे डिस्टेबलाइज किया था। तो ऑब्वियसली है कि भाई दे विल टेक सम स्टेप्स जो संथाल्स को पैसिफाई करें एंड अपने उनकी जो पावर्स हैं उनको कंसोलिडेट करें। ये हम अपना स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में पढ़ते हैं, तो बस नॉलेज वाला क्वेश्चन। बट इन केस आपको नहीं पता तो चलो इसमें लॉजिक देते हैं कि भाई कुछ लॉजिक लगता है कि नहीं लगता। द टेरिटरीज वर कोल्ड संथाल परनज वर क्रिएटेड। तो मैंने क्या चीज़ बताई कि भाई कोई अपराइजिंग हुई है, तो या तो उसको स्पेसिफाई किया जाएगा या गवर्नमेंट अपनी पावर को कंसोलिडेट करेगी। अब आपने कुछ बेसिक पढ़ा है तो यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ, गवर्नमेंट ने जो है टेरिटरीज बनाई थी संथाल परनज के नाम से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड इज की इट बिकेम्स इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। भाई ये वल्नरेबल्स के बारे में फेवर में बात हुई है, एंड आई टोल्ड कि भाई जब भी वल्नरेबल्स के फेवर में बात होती तो थोड़ा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में है कि भाई वो हमारे लिए अच्छा क्यों ही करेंगे, बट इन ऑर्डर टू लाइक प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट अगेन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अपराइजिंग, देयर इज इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो मेन डोमेन था ना, फॉर एग्जाम्पल जो मेन फ्रेम था इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला, वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे इतना, वहाँ डायरेक्टली इंसेंटिव नहीं दे रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बात है, तो वहाँ से एक्सप्लोटेशन करना था। एक्सप्लोटेशन क्यों करना था? रिसोर्सेज का। तो वहाँ की कम्युनिटीज़ को पैसिफाई करना था, तो उस सेंस में कुछ उन्होंने रिवॉर्ड्स या फिर कुछ उनको पैसिफाई करने के लिए चीज़ें करी थी। तो उस सेंस में भी स्टेटमेंट सेकंड बिकम्स करेक्ट, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट विद द नॉलेज ओनली। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। भाई 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेके 1900। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई 19th सेंचुरी का मतलब 1901 से स्टार्ट हो रहा, नहीं। तो ये है कि भाई फर्स्ट हाफ का मतलब एंड इट वन ऑफ द रिजल्ट इन द 19th सेंचुरी बस। ठीक है भाई, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ, भाई 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हो चुका था, 1764 में पत्थर हो चुका था। उसके बाद से सेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया था। तो भाई 18th सेंचुरी में आते आते तो ब्रिटिशर्स ने अपना मेन होल्ड बना लिया था, क्योंकि दे हैव वन ओवर मल्टीपल टेरिटरीज, उन्होंने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इट मस्ट बी कि भाई ये इंडिया के फेवर में तो नहीं हो रहा, इंडिया के अगेंस्ट ही हो रहा कुछ ना कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक जो भी पॉलिसी हो। तो उसी बेसिस पे पढ़ते हैं इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। भाई 19th सेंचुरी में तो जो है राजे रजवाड़े थे उनको एलिमिनेट कर दिया था, उनको या तो अपने तरफ कर लिया था या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया था। तो भाई एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़े थे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ऑड फैक्ट्रीज, भाई जो इंडियन ऑन फैक्ट्रीज थी वो बढ़ के थे। तो भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज़ थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था? ऑप्शन बी इज रॉन्ग।
कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, चलो ठीक है इस बार इसे छोड़ दो। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, भाई फेमाइन्स आ रहे थे, लोग मर रहे थे लाखों की संख्या में, और दिल्ली आप पढ़ते हो तो दिल्ली दरबार हुआ था या ऐसे दरबार हुए थे, डिस्पाइट हैविंग की मिलियंस ऑफ पीपल्स वाइप्ड आउट इन फेमाइंस। तो भाई रैपिड इंक्रीज तो पॉपुलेशन में नहीं हुआ था, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, दैट पीपल आर मूविंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज टू एंटर इनटू द एग्रीकल्चर। अब ऑप्शन बचा है सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था, ये भाई सिर्फ जो स्टेपल फूड्स हैं हम उसे उड़ा रहे हैं, बट जैसे जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हुई, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस आया, तो एग्रीकल्चर शिफ्टेड टू कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन मतलब कॉटन उड़ाना या फिर कॉफ़ी उड़ाना या इंडिगो वगैरह प्लांटेशन करना, जिनसे अच्छा पैसा मिले, जो सिर्फ स्टेपल क्रॉप के लिए नहीं बट कॉमर्स पर्पस लिए हो। तो आंसर सी इज करेक्ट। जब हम पढ़ते भी हैं कि भाई इंडियन रिवोल्ट हुआ या फिर जो है एक्सप्लोटेशन हुआ, कॉफ़ी कल्टीवेशन बढ़ा इंडिया के अंदर, तो वी रीड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, कॉफ़ी कल्टीवेशन से याद है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन कॉफ़ी दिस ईयर, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि भाई इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, कॉफ़ी में कौन सा रैंक है, एंड कौन कौन सी वैराइटीज़ मिलती हैं, एंड हु इंट्रोड्यूस्ड कॉफ़ी इन इंडिया। तो जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, अपना एक कर्नाटक में हिल है, बाबा बुडान हिल है, वहाँ कल्टीवेशन होता है, एंड कर्नाटक आई गेस नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो ये जो बुडान जी हैं, आई गेस बाबा बुडान, सेंट बुडान शायद इनको बोलते हैं, या फ़कीर बुडान इनको बोलते हैं, तो ये लेके आए थे, आई गेस अफ्रीका से लेके आए थे, साउथ अमेरिका से लेके आए, यू कैन चेक दैट। बट हाँ, ये इंट्रोड्यूस किसी और ने नहीं किया था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, ये जो सेंट बुडान थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो यू रीड अबाउट द कॉफ़ी। And next is कि if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ग्रांथ में पढ़ लो, बैरक से पढ़ लो, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सॉल्व विद द नॉलेज। चलो फिर भी पढ़ते हैं। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। अब मैंने बोला था कि भाई ऑटोमेटिकली जहाँ भी दिखे, वो मैंने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बोला था, बट स्टिल इट इज एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंटेक्स्ट एज वेल, कि भाई ऑटोमेटिक वाली चीज़ में थोड़ा कोशिश होना। आर्टिकल 356 लगा है तो असेंबली जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं, हम पढ़ते हैं कि इट रेफर्स इन द, कि जो प्रेसिडेंट का अपना ऑर्डर होता है, जो प्रोक्लामेशन होता है, उसमें मेंशन होता है कि वेदर इट विल डिसॉल्व और नॉट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। कि भाई जो एक्सरसाइज, जो पावर एक्सरसाइज करेंगे तो पार्लियामेंट करेगी या पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंडर होगा। तो चलो भाई हो भी सकता है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। भाई आर्टिकल 19 सिर्फ एक केस में सस्पेंड होता है, नेशनल इमरजेंसी, एंड दैट टू या तो वॉर हुआ हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो। इंटरनल के केस में भी नहीं होता इवन। तो जो हम आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 358 में आई गेस दिया हुआ है, हाँ 358 में दिया हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें 19 के बारे में दिया हुआ है दैट इट सस्पेंड्स ऑटोमेटिकली ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट द आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन वाले केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। तो उस सेंस में आर्टिकल ये ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट। भाई पहली बात तो BOT कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में, या तो पार्लियामेंट बनाएगा या प्रेसिडेंट बनाएगा। अब भाई हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि भाई प्रेसिडेंट्स जो है लॉज बनाएंगे, नहीं, वो तो मतलब प्रेसिडेंट का जो अथॉरिटी हो रहा है वो तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर हो रहा ना, लेजिस्लेचर के ऊपर क्यों ही हो रहा। एंड स्पेशली तब जब असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा, तो असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही ऑटोमेटिकली, तो हु इज द सीनियर लीडर, भाई घर का बड़ा कौन है, पार्लियामेंट है ना। तो इट विल बी पार्लियामेंट हु विल मेक लॉज, या पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि लॉज कौन बनाएगा। तो उस सेंस में ऑप्शन बिकम्स बी, एंड दिस इज समथिंग विच इज मेंशन्ड इन द लक्ष्मी ग्रांथ ऑल्सो, एंड दिस इज समथिंग विच इज मेंशन्ड इन द बेयर एक्ट ऑल्सो। तो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट विद द नॉलेज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 54। अब यही है कि इसमें ओनली 1 ओनली 2 होता तो वी वुड हैव बीन गॉन विद द रिस्क, मतलब जो अपनी ट्रिक्स है वो, या लॉजिक है वो प्रोबेबिलिटी वाला, उसके बेसिस पर सोल्व करते हैं। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 ओनली 1 and 2। तो चलो यह थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इफ़ यू नो द आंसर यू नो द आंसर, इफ यू डोंट नो इन सच क्वेश्चन यू हैव टू स्किप दिस। तो चलो देखते हैं। पुटुकुली शोल्स तमिलनाडु में, ये थोड़ा साउथ का नेम लगता है पुटुकुली, तो तमिलनाडु पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। और सुजनी एम्ब्रॉयडरी, अब भाई ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल कि भाई सुजनी जो है महाराष्ट्र से होगी या नहीं होगी। तो इन सच क्वेश्चंस इफ़ यू नो द आंसर देन यू कैन मार्क, बट इफ़ यू डोंट नो द आंसर, भाई किसी में भी कन्फ्यूजन है तो अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना है, जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन।
लास्ट में ऐसा बचा कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट मोर, देन इन दैट सिनेरियो यू कैन टेक द रिस्क, बट अदरवाइज स्किप सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। पहली बात तो कैन बोल रहा है कि भाई जीपीएस टेक्नोलॉजी को हम कैसे किन किन एरियाज में यूज कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी। भाई कोई एक टेक्नोलॉजी दी हुई है और उसका पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, भाई कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली, आई एम सेइंग अगेन, जनरली आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। जीपीएस है, मोबाइल फोन ऑपरेशंस जीपीएस यूज करते हैं हम, बैंकिंग ऑपरेशंस वहाँ भी जीपीएस तो यूज हो ही सकता है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भाई जीपीएस का कोई यूज ही नहीं हो रहा बैंकिंग ऑपरेशन में, इट इज़ डिफिकल्ट। अब कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, भाई पावर ग्रिड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनर्जी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी और वो ट्रांसमिट करनी है। भाई काफ़ी सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं, काफ़ी सारा मैनेजमेंट ऑपरेशंस होता है, तो काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, काफ़ी बड़ा नेटवर्क यूज़ होता है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली कि भाई जीपीएस कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, तो थर्ड मस्ट भी करेक्ट। ऑल थ्री थिंग्स आर इजी टू डिफिकल्ट टू नेगेट। अब इनको नेगेट नहीं कर सकते कि भाई कहीं एक छोटी सी जगह पे भी जीपीएस का यूज हो गया। कैन भी बोला भाई, पोटेंशियल बोला, अभी नहीं हो रहा तो 2-3 बात हो गया, क्योंकि आंसर की तो बात में आनी है, ऑब्वियस है। चलो भाई अभी 2026 में बोल दिया, आंसर की 3 दिनों के अंदर आ जाएगी प्रोविजनल आंसर की, बट ठीक है, दिस इज समथिंग कि भाई आप इनको नेगेट नहीं कर सकते। एंड इन दिस, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू गो विद ऑल ऑफ द अबव। ये रूल है भाई, इसके ऊपर ओवर थिंकिंग मत करना। अगर ऐसे एग्जाम में ना अभी तक यूपीएससी ने 50 क्वेश्चन पूछे हैं, उन 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एंड आई एम सेइंग दिस वन मोर टाइम, इन सच क्वेश्चंस ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, इफ नॉट ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, अगर 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए ना, तो 1000 में से 990 बच्चे वो होंगे जिन्होंने इसमें ऑल ऑफ द अबव मारा होगा। अगर 13,000 बच्चे मेंस दे रहे हैं ना, तो 12,900 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर ऑल ऑफ द अबव मारा होगा। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक। अगर इसमें ओवर थिंक किया और इसमें कोई और ऑप्शन मारा, अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई इसमें ऐसा नहीं होता, अगर इसमें ऐसा मतलब, तो उसमें आप मार सकते हो दूसरा। बट इफ़ यू मार्क अदर ऑप्शन विदाउट एनी श्योरिटी, तो भाई यू आर नॉट लूजिंग 0.66, यू आर लूजिंग 2.66। ये 2 नंबर फालतू के जा रहे हैं, जबकि दूसरे बच्चे उसे मतलब ईजिली अपने पास सिक्योर कर लेंगे। सो यू कैन नॉट टेक रिस्क इन सच क्वेश्चंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर ऑल ऑफ द अबव की पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू मार्क ऑल ऑफ द अबव, अदरवाइज यू विल लूज 2.66। अगर यूपीएससी कोई दूसरा आंसर देता है, देन डोंट वरी, कट ऑफ विल रिड्यूस बाय 2 मार्क्स, 2 नंबर से कट ऑफ कम हो जाएगी, बिकॉज 99% बच्चे जो हैं इसमें ऑल ऑफ द अबव मारे हैं। और अगर ये क्वेश्चन 99% बच्चों का गलत होता है, तो ऑब्वियसली की कट ऑफ जो है 2 नंबर से कम हो जाएगी। आओ क्वेश्चन नंबर 56, आई होप यू आर गेटिंग टिल नाउ। अभी तक आई से हमारे 19 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द 56। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्व्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लॉजिक बताया था कि यूपीएससी एक्सटेंड करता है स्टेटमेंट डेलिबरेटली। भाई आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी मैनेज करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मैनेज नहीं करता। क्या नॉनसेंसिकल बात है, अगर आरबीआई नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपने कभी पढ़ा है कि कोई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आरबीआई का जो एक रोल होता है ना, फंक्शन होता है, आई गेस वो बैंकर्स टू द बैंक, तो वो बैंक हो गया, पब्लिक डेट मैनेजर होता है, और गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं उसे। तो आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है इनकी एसेट्स, इनकी सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए। एंड दिस इज द लॉजिक कि भाई जब भी कुछ डेलिबरेटली ट्रांजेक्शन लगा दिया है, बट नॉट डेलिबरेटली यूपीएससी लगाता है, ऐसी चीज़ें ऐड करता है, एंड दोज स्टेटमेंट्स आर जनरली इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए एंड डी कैन बी एलिमिनेटेड। अब 3 कॉमन है, तो यानी कि 3 ठीक ही होगा। ट्रेजरी बिल्स ऑफर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार वैल्यू पे नहीं होते, तो ये ठीक ही है कि भाई 100 वाला जो ट्रेजरी बिल है वो 90 पे होता है, और जो 10 रुपये होता है वो बाद में आपको 100 रुपये मिलते हैं, और जो 10 रुपये का डिफरेंस होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है या प्रीमियम होता है। प्रीमियम नहीं बोलेंगे, उसे इंटरेस्ट ही बोलेंगे। सो बाय ऑप्शन भी कि भाई थर्ड तो ठीक ही है। सेकंड पढ़ते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये नहीं बोलो कि भाई इसमें ट्रांजेक्शन लगा दिया तो उसके बेसिस पे यूपीएससी ने डेलिबरेटली एक्सटेंड किया है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ है कि भाई मल्टीपल फैक्ट है, लंबी स्टेटमेंट है,
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्रेजरी बिल इशू करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल इशू नहीं करते। एंड ये दिस क्वेश्चन इज नॉलेज वाला पार्ट, दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं कि भाई 2011 से जो है, जब से FRBM एक्ट आया था अपना, उस टाइम बाद से जो है RBI ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स नहीं इशू करेंगे, बिकॉज डेट बढ़ जाता है, वो फिर फिस्कली अनसस्टेनेबल हो जाते हैं। उसी के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया था, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो SDR फैसिलिटी होता है और एक होता है अपना ओवरड्राफ्ट। एक तो मतलब SDR फैसिलिटी होता है, WMA फैसिलिटी होता है एंड WMA, एंड एक अपना होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये तीनों होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ WMA होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, जिसमें उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है टू गेट द लोन, और वो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो WMA से कम होता है, एंड WMA में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, एंड ओवरड्राफ्ट में जो है ओवरड्राफ्ट में भी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। ये तीनों फीचर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, तो इसका आंसर है C। ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा, इसमें थोड़ा नॉलेज लगेगा, एंड दिस वे यू विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। तो आंसर अभी इसका आंसर है C। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि ये रिवर्स होती है एवरी फ्यू। अब ये नहीं बोल रहा 1 साल में होती है, 2 साल में होती है, 10 साल में होती है, 50 साल में होती है। एवरी फ्यू 100 ईयर्स, 100,000 ईयर्स। फ्यू है भाई, बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, तो या इट इज़ पॉसिबल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there were 54% oxygen and no carbon dioxide। पहली बात तो एक इसने बहुत एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि भाई 54% ऑक्सीजन है। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि अर्थ का क्रिएशन कितना हुआ था, एग्जैक्ट ईयर हमें नहीं पता, हम थोड़ा अप्रोक्स में चलते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 4,000 साल पहले, 4,000 मिलियन ईयर पहले 54% ऑक्सीजन थी। भाई क्या ही नॉनसेंसिकल बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड थी ही नहीं। ऑक्सीजन थी हमारे पास, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। भाई अपसर्ड लॉजिक है, इसमें फैक्ट इतने सारे हैं और ये नंबर बहुत अपसर्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन B एंड D। सो फर्स्ट तो चलो यहाँ से ठीक ही है। तो अब थर्ड आता है कि व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट दे मॉडिफाई द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। भाई जब ऑर्गेनिजम्स आए थे धरती पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो उन्होंने मॉडिफाई भी किया था। एंड यस वी रीड, जब हम एवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वी नो कि भाई कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट, और ये काफ़ी मॉडरेट स्टेटमेंट है। भाई 1% भी मॉडिफिकेशन किया है अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्ली एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस स्टेटमेंट को आप गलत कैसे ठहरा सकते हो। एंड यू से कि भाई इतनी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, 4,000 मिलियन ईयर है, मतलब चलो जो भी साल है, बहुत पुरानी बात है। भाई एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता ना कि भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया ही नहीं था मॉडिफिकेशन एटमॉस्फेयर के अंदर। सो such statements are difficult to negate, so answer becomes C। The terms Bonatrai, Petya and eternal belief, भाई ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स में मेंशन होती हैं, एंड यू कैन सिंपली डायरेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता। ये वैसे आंसर इसका C है, साइबर अटैक्स के बारे में होता है। सो हाँ, ये करंट अफेयर से आपका हो जाएगा इजली। अब ये कि विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडिया, इन इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। भाई नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है कि ये कुछ पॉजिटिव चीज़ है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या ही हो रहा। तो चलो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, कि भाई मोनोकल्चर प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, एंड देन इट इज़ पॉसिबल कि भाई मोनोकल्चर प्रैक्टिस हमारे फॉलो करते हैं, तो भाई उससे इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है। मोनोकल्चर प्रैक्टिस क्या है कि सिर्फ एक क्रॉप उगाई जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि भाई वो पेस्ट उनके ऊपर रख सकता है, ठीक है, पेस्ट अटैक हो सकता है इजीली। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है कि एक ही क्रॉप बार बार उगा रहे हैं, तो रेजुविनेशन नहीं होता, सॉइल रेजुविनेशन नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि भाई हो सकता है पॉसिबल कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट हो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर टिक मार दिया कि भाई पॉसिबल है, हमने एरो लगा दिया, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, थोड़ा हमने लॉजिक लगाया कि भाई ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरा है कि अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, भाई ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है। अडॉप्टिंग मिनिमम, भाई खुदाई कम करनी है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं उगानी, भाई प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं उगानी, चलो ये भी हो सकता है कि भाई प्लांटेशन क्रॉप नहीं उगानी हो। यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, भाई सबसे पॉजिटिव चीज़ तो यही लग रही है मेरे को,
आपको कोई स्टेटमेंट लगे ना लगे, बट फोर्थ तो मुझे लग रही है भाई, क्रॉप रेजिड्यू को कवर करना है, सोइल सरफेस को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, स्टेबल बटन ना हो। ओह तो चलो मेरे को फोर्थ सबसे सूटेबल लगती है, तो मैं एलिमिनेट करता हूँ स्टेटमेंट्स को। या तो आंसर ए हो रहा है, या बी हो रहा है, या सी हो रहा है। अब 5 ऑप्शन है, कोई तुक्केबाजी नहीं है, यूपीएससी फॉलो करता है इस चीज़ को, यू एक्सेप्ट इट और नॉट। जब भी 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, यूपीएससी का रूल होता है n-2 का। 5 है तो 5 में से 2 कर दो, इसका आंसर या तो ए में से आएगा या आंसर सी में से आएगा। आंसर बी के होने के चांस जो है 0.1% है, बहुत रेयर चांस है कि भाई आंसर बी में से हो रहा, बट चलो ठीक है। देख लेते हैं, अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग रोटेशन। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के सेंस में बात हो रही है, बट कंजर्वेशन के सेंस में इसमें मुझे लगता नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, देख लेते हैं कि क्या ही इसका आंसर हो रहा है। चलो अब इस स्टेटमेंट्स तो पढ़ ली भाई, सारी ही पॉजिटिव लग रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करें और कौन सी को ना करें। तो इसमें है कि भाई फोर्थ तो ठीक है, तो या तो आंसर हो रहा है ए हो रहा है, या बी हो रहा है, या सी हो रहा है, इन तीनों में से कोई हो रहा है। दोबारा पढ़ते हैं, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, इन दोनों, अभी ये मत बोलना कि यार ये अवॉइडिंग द है और अवॉइडिंग द है, तो इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। भर लॉजिक लगा सकते हो, बट इससे नहीं ले रहा। अब ये थोड़ा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक का भी पार्ट है। हम जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो ये थोड़ा वहाँ भी कवर होता है, एंड ये क्वेश्चन उस टाइम पर करंट अफेयर्स में चल रहा था, तो दिस वॉज समथिंग। तो हम देखते हैं कि भाई इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेस्ट पॉसिबल है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट हमें मिल सकता है। अडोप्टिंग मिनिमम टिलेज, भाई मिनिमम टिलेज है कि ज़मीन की खुदाई है वो नहीं करनी है, तो हमें कंजर्व करना है सॉइल को कंजर्व करना है। तो सेकंड ऑल्सो बिकम्स थोड़ा आसपास करेक्ट बनता है, तो आई विल कंसिडर सेकंड तो ठीक है, तो ए को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, या तो आंसर हो रहा बी में से या आंसर हो रहा सी में से। एंड अब इस बेसिस पे कि भाई अब मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका आंसर क्या है, 2 3 4 5 हो रहा या सिर्फ 2 4 5 हो रहा। एंड इन सिचुएशन में व्हेन यू आर स्टार्ट यू थिंक कि भाई ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, आई विल नॉट गो विद द मैक्सिमम, क्योंकि आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ये यूपीएससी का पैटर्न है। इवन इफ यू थिंक कि भाई शायद क्या पता चारों ठीक हों, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, पांचवा भी ठीक है, बट यहाँ पर ट्रैप है। ट्रैप क्या है कि यूपीएससी जब भी 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट देता है, स्पेशली 5 स्टेटमेंट देता है, उसका आंसर 99.99% जो है, 99.9% जो है 3 में से होता है कि ओनली 3 आंसर होगा। तो आई विल मार्क दिस सी। अभी आज क्वेश्चन आए वेर आई विल शो यू कि यूपीएससी ऑप्शन भी ऐसे फ्रेम करेगा जहाँ पर आंसर ही ऐसे सी मतलब ओनली 3 वाला आएगा। सो विद द लॉजिक ऑफ PYQs, अगर इफ आई एम स्टक कि भाई मेरे को बी मार्क करना है या सी मार्क करना है, 2 3 4 5 4 ऑप्शन है, 2 4 5 3 ऑप्शन है, आई विल गो विद सी पार्ट 2 3 4 वाला और 2 4 5 वाला, जहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिकॉज यूपीएससी का जो है एप्टीट्यूड है वो यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 60, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट सच क्वेश्चन आर इजी टू सॉल्व। क्यों? यूपीएससी आपको कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा दैट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हाँ, यू कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस एट द लास्ट, भाई लास्ट में अटेम्प्ट कर लो, बट ये है कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऐसे अपसर्ड स्टेटमेंट्स बनाएगा ना, यू विल से कि भाई ये क्या ही है, तो इसे अवॉइड करो। सिक्स्थ मास एक्सटेंशन के बारे में पूछा कि भाई क्या होता है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। Widespread monoculture practices in agriculture and large-scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may lead to the loss of good native ecosystem। ठीक है भाई, मतलब मोनोकल्चर कर लो या लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग कर लो, उस और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल कर लो, तो इकोसिस्टम का हार्म हो रहा। बट उस बेसिस पे एक्सटिंक्शन हो जाए, ऐसा तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अपसर्ड है कि भाई इसके बेसिस पे एक्सटिंक्शन हो जाए, मास एक्सटिंक्शन हो जाए, तो नहीं भाई। Fears of a possible collision of a meteorite with the earth in the near future in a manner it happened 655 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaurs। भाई पॉसिबल कोलिजन, चलो ठीक है, मतलब मास एक्सटेंशन के बारे में बात है तो बी हो सकता है, बी हो सकता है। सी पे आता है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग द कल्टीवेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच में कॉज अ डिसअपीयरेंस ऑफ वुड। भाई देखो ठीक है, कुछ भी हो, इससे मास एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा कि भाई नेटिव क्रॉप्स जो हैं वो डिसअपीयर हो रही हैं, तो भाई कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, कुछ ना कुछ हम इन्वेंट कर लेंगे उसके लिए। तो ऑप्शन सी इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इसका कोई लॉजिक लगता नहीं है मुझे। अब ये कि फोर्थ पे हो,
mankind's over-exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollution, global climate change. भाई इसमें सब कुछ डाल दिया, जितने भी इश्यूज हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने सब डाल दिए हैं। तो अब देखो कि ऑप्शन बी से में ज़्यादा खतरा है या ऑप्शन डी में खतरा है, तो आप खुद डिसाइड करो। ऑप्शन, अब मेरे को ए थोड़ा अजीब लगता है। ऑप्शन ए नैरो है कि सिर्फ वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो भी एग्रीकल्चर में फार्मिंग में लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ केमिकल्स, वो सिर्फ एक पार्ट से डील कर रहा है। बट ऑप्शन डी इज अ ब्रॉड थिंग भाई, एक्सप्लोटेशन रिसोर्सेज का हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम हो गया, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन डी इज अ पोटेंशियल आंसर। ऑप्शन बी पे देख लेते हैं, पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटेराइट्स, कि भाई मीटेराइट का कोलिजन हो रहा है तो उससे कारण एक्सटिंक्शन आ गया। ठीक है, मतलब पॉसिबल हो सकता है, बट ये भी वही है कि यार ठीक है, अगर आपने थोड़ा कंटेक्स्ट में पढ़ा हुआ है कि भाई एक्सटिंक्शंस क्या होते हैं और थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट का, देन द बेस्ट पॉसिबल आंसर टू फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। और इन टाइप के क्वेश्चन में ना यूपीएससी जनरली वो चीज़ें मतलब पूछता है जो कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में चल रही होती है। एंड ये 2018 का पेपर है, तो उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत चल रही थी, लाइक COP21 सॉरी, जो 2015 में हुई थी पेरिस वाली। तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत न्यूज़ में चल रही थी। तो यूपीएससी जनरली कंटेम्प्रेरी चीज़ें पूछता है ऐसे टेढ़े ऑप्शंस देके। सो इन सच क्वेश्चन लाइक ग्रो विद द ब्रॉडर थिंग एंड ग्रो विद समथिंग विच इज इन कंटेम्प्रेरी, विच इज इन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 61. Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS consider the following statements. IRNS has 3 satellites in geostationary orbit and 4 satellites in geosynchronous orbit. भाई पहली बात तो फैक्ट है, 2 टाइप के ऑर्बिट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्वीक। किसी को भी बदल दो भाई, आपस में किसी को बदल दो तो ठीक है, हो सकता है। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन नॉलेज वाला है। ठीक है, पर ठीक है यहाँ पर कि भाई 3 सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी में है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में। इट इज़ पॉसिबल कि भाई किसी को भी ट्वीट कर दो। IRNS कवर एंटायर इंडियन कोस्ट एंड अबाउट 55,000 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। भाई एक तो नंबर दिया हुआ है, नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है कि जो है अपना बहुत बड़ा नंबर है यार, ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर बहुत एब्सर्ड नंबर है यार। 5500 स्क्वायर किलोमीटर बहुत होता है, बहुत होता है। एक तो पहली बात तो बोल रहा है कि एंटायर कोस्ट और बोल रहा है कि 5500 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये देखो, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जब भी 2 स्टेटमेंट में फैक्ट दिए हों, जैसे ऑप्शन ए में फैक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन बी में फैक्ट दिया हुआ है, सॉरी 1 में फैक्ट दिया हुआ है, 2 में फैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट है, यहाँ पर भी एक फैक्ट है, तो दोनों एक साथ तो ठीक नहीं होंगी। और 2 में फैक्ट है तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई 8 में तो ठीक हो रहा, या तो ऑप्शन 1 ठीक हो रहा या ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ठीक हो रहा, दोनों में से कोई एक तो ठीक हो रहा। तो चलो देखते हैं, तो वही बचता है हमारे पास, ये तो 1 थे ओनली है या 2 and 3 है। अब पढ़ लेते हैं कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज ऑफ बाय द मिडल ऑफ 90। भाई ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आपने उस साल पढ़ा है तो ठीक है, और ऐसी चीज़ें करंट अफेयर्स में होती है तो यूपीएससी कवर करता है। एंड भाई ठीक है, 2019 में हमारा इतना पोटेंशियल नहीं था कि भाई हम अपना खुद का ग्लोबल कवरेज बना लें, तो उस बेसिस पे भी थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है एंड दिस इज रॉन्ग। एंड आंसर हो जाएगा ए क्यों, डी क्यों नहीं, 2 में फैक्ट है। एंड जब भी 2 स्टेटमेंट्स में फैक्ट होते हैं, कोई 8 स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है 19% टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Consider the following statement. Life is affected by gravity. The universe is constantly expanding. Matter wraps its surrounding space-time. Which of the above are the prediction or predictions of the Albert Einstein general theory of relativity often discussed in media? भाई इन्होंने नाम दे दिया मीडिया का। मीडिया में वैसे ऐसे डिस्कशंस होती नहीं हैं और जनरली की भाई स्टैटिक चीज़ें। तो इस क्वेश्चन में कि भाई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में मैं यही बोलूँगा कि अगर यू आर नॉट श्योर कि भाई अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में है, यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में है और एक्सपेंशन के कंटेक्स्ट में है अपनी, तो आई विल कंसिडर कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ना अगर आपको रिस्क उठाना है तो गो विद ऑल ऑफ द अबव। एंड 99% चांस है कि भाई ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर होगा, अनटिल अनलेस यू आर श्योर कि भाई यहाँ पर क्या होगा।
तो ये वैसे बेसिक है, हम पढ़ते हैं, ये हमने स्कूल टाइम पे थोड़ा इसके बारे में बेसिक पढ़ा होता है। एंड इवन कि जब हम साइंस एंड टेक में पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये वहाँ भी चीज़ें आती हैं। एंड इवन किसी ने PYQs इसमें रेफर किए हुए हैं तो 2011 से पहले 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकते हैं। सो ये थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग भाई इस पर तुक्का लेना है या रिस्क लेना है तो इन सच क्वेश्चन में यू कैन गो विद ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल है भाई, फैक्चुअल चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो। आज हम करेंगे 70 तक और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे वाले, थोड़ा लाइक आई हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग कि वरना गले में दर्द हो जाता है यार, इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल। तो चलो, with reference to genetically modified mustard developed in India, consider the following statement. GM mustard has the genes of a soil bacterium that gives the plant the wider property of pest resistant to a wide variety of pest resistant. By GM mustard एक पॉपुलर थीम है, न्यूज़ में था, और GM mustard हम पढ़ते हैं कि it was not pest resistant, it was about the productivity, hybrid धारा हम जिसे पढ़ते हैं, तो it is about the productivity. तो बाई दिस फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। अब ये मत बोलना कि भाई इसमें लॉजिक नहीं लग रहा, इसमें वो नहीं लग रहा, यहाँ एक्सचेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, मतलब करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। इट इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। तो फर्स्ट बिकम्स रॉन्ग एंड बाय ऑप्शन बी या सी में से एक ठीक है। चलो, आपको मान लिया कि फर्स्ट नहीं पता, छोड़ दो, फर्स्ट नहीं पता ना कि भाई पेस्ट रेसिस्टेंस है या नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ो। GM mustard has been developed jointly by IARI and पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस दिए होंगे, UPSC के पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, किसी एक को बदल दो यार, किसी एक को बदल दो। तो IARI को बदल दो या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बदल दो, दो चीज़ें हैं, दोनों में से किसी एक को बदलना ही है। एंड ये ड्यू में बनाया है। तो विद द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3, यू रीच द आंसर ऑप्शन बी। चलो, आपको स्टेटमेंट 1 नहीं भी पता, विद द स्टेटमेंट 3 ओनली यू रीच योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। एंड ये लॉजिक है भाई, ये तो कोई तुक्काबाजी नहीं है, ये लॉजिक है। जब भी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहा, वो स्टेटमेंट गलत होगी, एंड आई विल शो यू इट इन द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल। 64th भाई, चलो ठीक है, अभी पढ़ते हैं। क्या है? बैले टू एक्सपेरिमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टोकरेंसीज, CRISPR-Cas9, पार्टिकल फिजिक्स। चलो भाई, ब्लॉकचेन है, ये तो हमने पढ़ी है कि क्रिप्टोकरेंसी के बारे में होता है कुछ ना कुछ। तो सेकंड मस्ट बी डायरेक्ट, ये सेकंड मस्ट बी डायरेक्ट। CRISPR-Cas9 कहाँ आता है? बायोटेक्नोलॉजी में, जीन एडिटिंग में। तो भाई पार्टिकल फिजिक्स का तो कोई रिलेशन नहीं है। एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3, यू रीच टू आंसर बी। और UPSC ऐसे ऑप्शंस बनाता है। कोचिंग में क्या करते हैं, जब टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं ना, वो अब जब हमारा 50-50 होता है, वो ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं कि भाई एलिमिनेशन का हमारे पास स्कोप नहीं होता, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 1 3 US तक की भाई सेकंड ठीक है या नहीं है, तो वो एग्जामिनर जो है, वो मतलब कोचिंग वाले क्या है ना, ऑप्शन ही ऐसे बनाएंगे कि आपको 50-50 में से गेस लेना पड़ेगा। बट UPSC इज़ ठीक है, मतलब बेटर है देन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट UPSC बनाता है दैट इट बिकम्स ईजी टू एलिमिनेट द थिंग्स, एक्सेप्ट दैट वो ओनली 1 ओनली 2 वाला, चलो वाला अलग झंझट है, दैट वो वी विल डील। बट इसमें कि भाई CRISPR-Cas9 जो है बायोटेक्स है, एंड इफ यू नो दिस यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, एंड विद द एलिमिनेशन यू विल रीच आवर आंसर बी। अब एक चीज़ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार बैले टू एक्सपेरिमेंट थोड़ा न्यूज़ में था, पढ़ लेना बैले टू क्या होता है। ये आई गेस जापान का है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग अबाउट अपना ग्रेविटेशनल वेव से कंटेक्स्ट में है, ये पार्टिकल फिजिक्स के ही कंटेक्स्ट में है। जब अपन ये पढ़ते हैं ना अपने ये क्या कहते हैं अपना, वो हिग्स बोसोन के एक कंपैरिजन में, जो अपना गॉड पार्टिकल वाला है ना, जैसे गॉड पार्टिकल वाले को अपने बोलते हैं हिग्स बोसोन बोलते हैं, एक हिग्स बोसोन का है ये दूसरा, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, मतलब समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, ये पढ़ा था मैंने बट अभी याद नहीं आ रहा। तो बैले टू एक्सपेरिमेंट है, दिस इज समथिंग विच इज़ इन द न्यूज़, ये जापान का है, इतना है। और इंडिया के एक इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडियन के इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार कि भाई UPSC पूछ सकता है इसमें बैले टू एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हाँ, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन? कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है कार्बन फर्टिलाइजेशन? देखो यार, ब्रेक डाउन करो वर्ड्स का। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है कि भाई दो चीज़ें मिल रही हैं और उससे नया क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, दो चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है और उससे कुछ नया बन रहा है। तो फर्टिलाइजेशन हम जनरली उसमें पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन या ह्यूमन की कंटेक्स्ट में फर्टिलाइजेशन एग्स और स्पर्म का, या प्लांट्स के कंटेक्स्ट में होता है, रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में ये फर्टिलाइजेशन है कि दो चीज़ें मिल रही हैं एंड उससे कुछ नई चीज़ का उत्पत्ति हो रही है, कुछ क्रिएशन हो रहा है। तो ऐसे ही कार्बन क्या है कि भाई इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि भाई CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है एंड उससे कारण जो है ना प्लांट की ग्रोथ बढ़ गई है। चलो भाई, हो सकता है पॉसिबल। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर तो भाई ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग कि भाई CO2 बढ़ गया है, उससे कारण जो है अर्थ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है अपना, तो ये तो नहीं हो रहा आंसर। इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो रहा। Adaptation of all living beings on Earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया है टेम्परेचर, मतलब कंसनट्रेशन बढ़ गया और उससे अडेप्टेशन कर लिया लिविंग बींग्स ने। भाई ठीक है, मतलब ऑप्शन अच्छा है, पॉजिटिव ऑप्शन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका फर्टिलाइजेशन कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ क्रिएशन हो रहा है। तो वो जो क्रिएशन वाली बात आ रही है वो ए में आ रही है, तो आई विल गो विद द आंसर ए। अब एक चीज़ हो रहा है कि भाई जब साइंस एंड टेक में होता है ना, जब भी UPSC ऐसे इन्वर्टेड क्रोमास में कुछ चीज़ देती है, जैसे कार्बन फर्टिलाइजेशन इन्वर्टेड क्रोमास में है, तो उसका आंसर 70%, आई एम सेइंग 70%, अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आंसर UPSC ए दे रहा है। बस उसकी कंडीशन एक ही है कि भाई वो छोटा वर्ड होना चाहिए और वो इन्वर्टेड एरो में होना चाहिए। अगर वो इन्वर्टेड एरो में नहीं है तो थोड़ा उसमें कोशिश रहना, बट अगर वो इन्वर्टेड एरो में दिया हुआ है और स्पेसिफिकली UPSC उसके बारे में पूछ रहा है, तो 60% to 70% उसका आंसर ए होगा। तो इन केस यू वांट टू टेक द रिस्क, भाई रिस्क उठाना है, तो उस सिचुएशन में यू कैन गो विद द आंसर ए और ये मिलेगा। अब ये 66वां है भाई, ये मैं इतना लंबा नहीं पढ़ रहा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। IoT है, ये हमारा जनरल कंसेप्ट है दैट वी रीड इन साइंस एंड टेक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसका आंसर भी है। मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगता, इट इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 67, with reference to solar power production in India, consider the following statement. India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic cell, by photovoltaic cell। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वेन एवर गिवन ना कि भाई इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इवन थर्ड लार्जेस्ट जैसी चीज़ दी हुई है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट, वो जनरली इनकरेक्ट होती है, वो 9 out of 10 टाइम्स इनकरेक्ट होगी, भले वो दूर का नंबर हो। फॉर एग्जांपल इंडिया जो कॉफ़ी प्रोडक्शन में 7th लार्जेस्ट है, UPSC दे रहा है इंडिया 6th लार्जेस्ट है, तो भाई ऐसी चीज़ों में वो गलत होती है। जब दे रखा है ना इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया इज़, भाई मिल्क जैसी चीज़ें ना वो चीज़ें पता होती हैं, तो जनरली हम उसे बेस्ड ऑन नॉलेज कर लेते हैं, बट ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता कि भाई सिलिकॉन वेफर में इंडिया कौन से नंबर पे है, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो उस कंटेक्स्ट में हम UPSC के जो PYQs हैं उसके बेसिस पे अपना एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे एंड वी विल कंसिडर दिस इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डू इट। सेकेंड हो उसको थर्ड बना दिया, क्या पता फोर्थ हो उसको थर्ड बना दिया, तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग। द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई UPSC का ये हनी ट्रैप है कि भाई क्वेश्चन की कंटेक्स्ट में कुछ मिलती जुलती जो है ऑर्गेनाइजेशन को उठा ले और उसके बेसिस पे ऑप्शन में डाल दे। इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है 90%, 99% होता है कि भाई वो इंस्टीट्यूशन गलत हो, तो उसका आंसर बन जाएगा D, एंड ये कुछ नहीं है भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या पता इसको ऐसे क्वेश्चन बना दे कि ऑप्शन स्टेटमेंट जो है 1 गलत हो, इसमें शायद कुछ और डाल दें, लेकिन स्टेटमेंट 2 में ऐसा डाल दें कि भाई इंस्टीट्यूशन ठीक हो रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर्स में लॉजिक नहीं लगते, ठीक है, तो उस बेसिस पे ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या पता कोचिंग वाले इसको ठीक बना दे कि भाई 2 ठीक है, यहाँ पर जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है वो डाल दें वहाँ पे कि क्या पता कौन सा इंस्टीट्यूशन वो उस चीज़ को डिटरमाइन करता है सोलर पावर टैरिफ को, वो डाल दें उसमें, तो उस बेसिस पे वो ऑप्शन वहाँ ठीक हो जाएगा।
बट यूपीएससी जनरली खेलता है इंस्टीट्यूशन के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, ऑफिस के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द आंसर। यार गला सुन रहा है मेरा। चलो 70 तक करते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century। मिडल का मतलब है भाई 1740 से 1760 के आसपास। मिडल तो वही होगा। तो कुछ ऐसा ही है कि आसपास 18th सेंचुरी, तो पिछले साल के बारे में। रो कॉटन, ऑयल सीड। यार ऑयल सीड तो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। तो ऑयल सीड तो नहीं हो सकता, रो कॉटन हो सकता है, ओपियम हो सकता है, बट ऑयल सीड इज समथिंग विच वी डोंट एक्सपोर्ट, इट इज समथिंग विच वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। तो कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी आपको हेल्प करती है इवन हिस्टोरिकल ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। शुगर, सोल्ट, जिंक, लेड। भाई शुगर है, सोल्ट है, जिंक है, लेड है। भाई ये लेड वगैरह जैसी चीज़ें तो जब हम आईवीसी पढ़ रहे थे तो हम तब भी इम्पोर्ट करते थे। जिंक जैसी चीज़ें भी हम इम्पोर्ट करते थे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट लाइक इन लाइन की भाई ऐसी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। उस टाइम पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा था? उस टाइम पे एक्सपोर्ट हो रहा था या तो भाई स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहे थे, कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था, ओपियम एक्सपोर्ट हो रहा था, सिल्क जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी। तो ये ठीक है। ऑप्शन सी इज टी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी। स्पाइसेस टी तो चलो हम मानते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे थे। भाई सिल्वर और गोल्ड तो उस टाइम पे हम नेट इंपोर्टर थे। फॉर एग्जाम्पल हम मिर्च की भी बात कर लें, उस टाइम में प्लासी या बक्सर नहीं हुआ था, बट वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ थिंग्स। तो हमारे पास नेट जो बीओपी हमारा भी जो करंट अकाउंट था हमारा, वो पॉजिटिव में था। वी आर द नेट बेनिफिशियरी। तो गोल्ड और सिल्वर तो हमारे पास आता था। तो उस बेसिस पे ऑप्शन सी बिकम्स रॉन्ग एंड वी रीच ऑप्शन डी, कॉटन, सिल्क, सोल्ट पेटर एंड ओपियम। कॉटन यस, सिल्क यस, ओपियम यस, सोल्ट पेटर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई हाँ करते होंगे। तो ऑप्शन बिकम्स डी इज द आंसर। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चंपारण सत्याग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। चलो भाई हो सकता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द मूवमेंट इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। चलो ये भी हो सकता है भाई। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। भाई ये भी हो सकता है। चलो डी बोल रहा है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि ये कि चंपारण सत्याग्रह से ऐसा हो जाए। तो डी तो नहीं हो रहा। अब चंपारण इज समथिंग विच वॉज रीजनल। रिमेंबर जब गांधी जी इंडिया में आए थे तो इट वॉज हिज इनिशियल एफर्ट टू टेक अ वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इट वॉज अ रीजनल एस्पेक्ट। बिहार में ये रीजनल लेवल पे हुआ था। तो ऑल इंडिया वाला फैक्टर तो था ही नहीं, तो ऑल इंडिया तो काट दो, ठीक है। एंड जब चंपारण मूवमेंट हुआ था वो इंडिविजुअल फैक्टर था, वो इंडिविजुअल मूवमेंट था, वो नेशनल लेवल कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उसका। तो यहां भी इसको काट दो। नेशनल मूवमेंट में दलित और ट्राइबल का, दलित और ट्राइबल का तो बात ही नहीं हुआ था चंपारण में। चंपारण में क्या हुआ था कि भाई फार्मर्स का कुछ इशू था विद रिस्पेक्ट टू, पीजेंट्स का कुछ इशू था विद रिस्पेक्ट टू कल्टीवेशन या जो उनके चार्जेस वगैरह थे, उसके कंटेक्स्ट में वो था। तो भाई यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि दलित और ट्राइबल के बारे में बात हुई हो। तो सेकंड ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। ऑप्शन भी बचता है सी हमारे पास। एंड पीजेंट इंटरेस्ट था, इट वॉज गांधी जी। बिकॉज गांधी जी से पहले तो क्या था कि जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट चल रहे थे, मॉडरेट्स तो बोल रहे थे कि भाई हम एलिट क्लास को रखेंगे, हम एजुकेटेड जो पीपल हैं वही पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेटर है। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि भाई ठीक है, तुम रखो एलिट को पार्टिसिपेट करो, बट वी नीड मास, ठीक है, मास हमें पार्टिसिपेशन चाहिए वहाँ पे। बट उसके बाद गांधी जी आए, गांधी जी ने मास पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करवाया? पीजेंट पार्टिसिपेशन से, जो कॉमन मैन था उसको पार्टिसिपेट करवाया। तो विद दैट हेल्प ऑल्सो कि वी रीच द आंसर, दैट इज आंसर सी, एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सॉल्व बेस्ड ऑन द नॉलेज। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे 72, चलो 72 तक ही करा लेते हैं, नेक्स्ट पे से स्टार्ट करेंगे फिर। हिंदू मजदूर सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो इससे कौन कौन फाउंडर है? भाई दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन नॉलेज। अगर आपको आता है तो आता है, वरना स्किप मारने का। चलो ये देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूतिरी, पद एंड KC जॉर्ज, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, MN रॉय। भाई ये हमें पता है ये कम्युनिस्ट वाले हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएशन था। तो
ये तो नहीं हो रहा। सीपी रामास्वामी अय्यर, के रामराज एंड वीरेशलिंगम, पंटलू, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम, जीजी मेहता। भाई देखो, अगर ये पेपर अभी 2026 में आया, ये क्वेश्चन 2026 में आया ना, मैं स्किप कर दूंगा। वैसे हिंदू मजदूर सभा के बारे में हमारी बुक्स में मिल जाएगा, बट क्या क्या याद करेंगे यार हम, तो आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है। और ये मतलब हाँ वो हाँ सुनो, ये लॉजिक मत लगाना कि भाई इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है तो उसका आंसर ये हो जा रहा है। वो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में होता है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में एप्लीकेशन हो रहा है, या इकोनॉमी के कोई एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हो रहा है, या कोई बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो रहा है, तो उस शायद उस चीज़ में अप्लाई हो जाए। बट ये हिस्ट्री में मत लगाने बैठना। वैसे इसका आंसर डी है, बट आई विल स्किप दिस क्वेश्चन इफ दिस कम्स इन 2026। तो ऐसे क्वेश्चन को आई वुड स्किप। With reference to religious practice in India, the स्थानातवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, स्थानातवासी किससे बिलोंग होता है भाई, जैनिज्म और बुद्धिज्म। बहुत फेवरेट थी मैं यूपीएससी की, स्थानातवासी। तो और ऐसी चीज़ें है भी रिलेटेड जैनिज्म और बुद्धिज्म से, तो यू कैन सिंपली एलिमिनेट सी और डी। भाई वैष्णविज्म और शैविज्म से नहीं हो रहा, या तो बुद्धिज्म हो रहा है या जैनिज्म हो रहा। तो ये हम पढ़ते हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड सोर्स है भाई, नितिन सिंघानिया में मिल जाएगा, या अपनी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा। तो स्थानातवासी इज रिलेटेड विद जैनिज्म। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई एप्टीट्यूड है या नॉलेज के बेसिस पे हो रहा आपका। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खनखा एट फतेहपुरी सिकरी। रेड स्टोन, सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। तो भाई ये थोड़ा है टिपिकल क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो मैं लॉजिक बताऊंगा ये उससे हो रहा गलत, मैं पहले ही बताता हूँ। एंड आई विल से कि भाई जो एप्टीट्यूड है ये लॉजिक है, इससे 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आई वुड से कि भाई चलो देखते हैं। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। पहली बात तो बोल रहा है कि वाइट मार्बल वॉज यूज्ड। भाई वो एक ईंट भी बनाया था ना, तो वो भी यूज वाली बात हो जाएगी। तो आई वुड कंसिडर दिस स्टेटमेंट करेक्ट। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। कि भाई रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ हुआ था, बड़ा इमामबाड़ा इतना बड़ा है यार, और रूमी दरवाजा इतना बड़ा, भाई कहीं कुछ थोड़ा सा भी यूज़ हुआ होगा तो क्या पता वो ठीक हो जाए। तो आई वुड कंसिडर दिस ऑल्सो करेक्ट। तो भाई इसका आंसर मैं मारूंगा सी, बट इसका आंसर है डी एंड दिस बिकम्स रॉन्ग। तो मेरा यहाँ से गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट भाई कि 100% एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे, तो अपने पास ऑप्शंस हैं। तो बट इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आता है तो आई वुड अटेम्प्ट दिस। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि भाई वाइट मार्बल के बारे में कंटेक्स्ट है ऊपर वाले में, चलिए यहाँ पर मार्बल है, वाइट मार्बल नहीं दिया हुआ, तो वो चलो वो कॉमन लॉजिक वाला नहीं लगता। तो यहाँ पर इतना ही है फिलहाल। इन दो बातें मुझे बतानी है, वो बता देता हूँ, देन वी विल वाइंड अप। तो सबसे पहली चीज़, नॉलेज या स्टैटिक इज द किंग। ठीक है, ये तो है, इसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है डोंट, अभी 3.5 से के आसपास बचे हैं, करंट अफेयर्स का फॉर्म हो रहा है, डोंट रन फॉर द बल्की मटेरियल। इसका मैंने वीडियो डाला है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट। कि भाई इस 4 दिन में अगर आपने करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया है, एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज कि करंट अफेयर्स कैसे करना है या कौन से सोर्स को रेफर करना चाहिए, आइडियली जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो किया था जिन्होंने मेंस लिखा है, एंड दोज हु आर आस्किंग फॉर माई सजेशंस, तो मैं उनको भी यही बताता हूँ। तो यू कैन चेक दिस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थर्ड, भाई ये जो लॉजिक चीज़ें हैं ये एप्टीट्यूड वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये 100% काम नहीं करती, इनसे आपकी 60% एक्यूरेसी भी आती है, तो आपका ठीक हो जाएगा। जस्ट रेफर टू दैट लॉजिक। 90, 100, 10, 60, 30, इस 90 में से 35 आते होंगे, 30 आपके आते हैं 5 सिली मिस्टेक होगी, बचे 60 में से 25, सॉरी 25 नहीं, ये बचे अपने 55। इन 55 में से अपने को कितने चाहिए, 30 चाहिए। 55 कितना है, ये 55 वो है जो एप्टीट्यूड से सॉल्व होंगे, जो लॉजिक से सॉल्व होंगे। और इसका कितना बनता है, मतलब अपना जो अदर प्रोपोर्शन लगाएंगे तो बनता है 56-57% के आसपास, कि 56% एक्यूरेसी चाहिए, तो भाई 60% के आसपास आ गई। 30 यहाँ से ठीक हो रहे, 30 यहाँ से ठीक हो रहे, अपने क्या ही दिक्कत है भाई, अपने को 60 चाहिए अपने प्रोपोर्शन ठीक, 60% ठीक करने अपना हो जाएगा। तो लॉजिक एप्टीट्यूड 100% काम नहीं करेंगे,
एंड फोर्थ थिंग इज आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये चीज़ है। भाई कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे, अननेसेसरली आपको टाइम नहीं देना। फिफ्थ इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इकोनॉमी NCERT। उसकी समरी है, आई गेस 110 पेजेस के आसपास है। दिस इज समथिंग विच वॉज क्रिएटेड बाई मी, मैंने ही बनाई है विद द हेल्प ऑफ NCERT। एंड एक 12th में रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग के नाम से। तो मैंने इन दोनों का रेफरेंस लिया है एंड आई हैव लाइक मेड दैट NCERT। उसमें रेलिवेंट लिंक्स हैं यूट्यूब के, PYQs हैं, और एक उसमें चार्ट बना रखा है मैंने और बता रखा है कि भाई इस साल इतने क्वेश्चन आए हैं एंड हर साल 2 से 3 क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं। ये 100 पेज है, आपकी 2 दिन की मेहनत है इसमें, 2 डेज आपको लगेंगे इसके अंदर। अगर आपने 2 दिन अच्छे से दे दिए, उसमें भी क्या है कि भाई 11th और 12th की जो 11th में जो माइक्रो और मैक्रो वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड माइक्रो मैक्रो में से भी जो मेजरली इंपॉर्टेंट है मैक्रो है, क्योंकि यहाँ पर मनी बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, बजट है, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। वैसे इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं बट यू कैन रेफर टू, और जो मेजरली NCERT से क्वेश्चन आते हैं वो इन 3 सेक्शन से आते हैं। मनी बैंकिंग हो जाए, पब्लिक फाइनेंस हो जाए, पब्लिक फाइनेंस में ही बजट आता है, थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला भी है, जैसे वो अपना है ना क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड मैंने की हुई है। सो यू कैन रेफर टू दो दैट PDF। उसका लिंक भी जो है मैं ग्रुप में मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड दैट इज़ समथिंग अबाउट 299 आई गेस, आई विल चेक, मतलब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है 299 की या 349 की, तो ऐसा कुछ है। यू कैन रेफर टू, दिस इज़ नॉट माई इंडिविजुअल इनिशिएटिव, आई एम डूइंग इट विद माई मेंटोर, जिनसे मैंने मेंस में मेंटरशिप ली थी, तो उनके अपने कोर्स भी है, यू कैन रेफर टू दैट। बट डिस्क्लेमर है भाई, कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि इन केस यू वांट द लाइक यू आर स्टक विथ समथिंग, यू कैन रेफर टू दिस। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको खरीदनी ही है, इम्पोर्टेंट है नहीं है। एंड या दिस इज समथिंग विच इज़ की भाई, एंड या वन मोर थिंग की समथिंग, चलो बताऊँ, चलो छोड़ो यार, उस चीज़ को बाद में बताएंगे कभी। चलो बता ही देता हूँ इन केस, ठीक है। मतलब ये है कि भाई उसमें एक SFG समरीज करके भी है, आई गेस 499, ये 500 का आई गेस वो। हाँ, तो कोई अगर बंदा SFG दे रहा है एंड दे आर ऑलमोस्ट 100 टेस्ट, लेवल 1 के 50 है, लेवल 2 के 50 है, ठीक है। अगर कोई दे रहा है ऐसे क्वेश्चन टेस्ट है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिवाइज कि भाई, तो वो समरीज को भी रेफर कर सकता है। उसका लिंक भी मैं उसका लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, तो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट। एंड बट ये कि ये दिस इज़ नॉट एनी प्रमोशन, तो आप देख सकते हो इन, बट जस्ट आई वांट टू हेल्प यू कि भाई यहाँ पर थोड़ा वही है कि जो अमाउंट है वो थोड़ा मेहनत चाहिए कि भाई मेरा टाइम जा रहा है उसमें बनाने में, तो वही चीज़ है। बट जो मेरा प्राइमरीली फोकस है वो है कि भाई नॉलेज इज थिंग, 60 डेज हैं, तो बल्कि मटेरियल CA को कैसे डील करें, ये इसका वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉजिक एप्टीट्यूड 100% काम नहीं करते, एंड या एंड दीज आर द एडिशन, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ये एडिशनल चीज़ है, ठीक है। यू कैन, आपकी मर्जी है, आपको रेफ़र करना आप करिए, नहीं करना और भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने हो रहे हैं आई गेस 72 क्वेश्चन हो गए, विल वाइंड अप इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। एंड वी आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद 2019। हाँ, जस्ट वन, ये मेजरली मैं भूल गया हूँ, जब 2018 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो जितने लॉजिक आपने नोट्स बनाए हैं एटलीस्ट इन वीडियोस को 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। 2 से 3 बार देखना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि भाई मैं अपने व्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि भाई कॉन्फिडेंस डेवलप हो आपका, तो 2 से 3 बार देखना। एंड 2018 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन का आपको गैप मिल रहा है क्योंकि 1 दिन छोड़ के मैं वीडियोस डालूंगा। एंड बिफोर कमिंग फॉर 2019 वीडियो, भाई एक बार पूरा पेपर खुद से सॉल्व करना, अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस विद योर नॉलेज फ्रॉम 2018 वीडियोस, ठीक है। 2018 वाली वीडियो के बेसिस पे अपना अटेम्प्ट करना, और उसके बाद फिर 2019 वाली वीडियो देखनी है अपने को। चलो 1.5 घंटे की हो रही है, थोड़ी लंबी हो रही है, एंड लेट्स वाइंड अप। एंड जस्ट अ पार्ट, क्रेडिबिलिटी वाला पार्ट है, थोड़ा दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई मार्कशीट, आई स्कोर 95.34, 92.66 जो है कट ऑफ है, ज़्यादा दूर नहीं है बट
व्हेन आई स्कोर्ड 78। आई जस्ट चेक द मैंने अपनी मार्कशीट चेक की थी 2024 वाली, उसमें मेरे 76 थे, सॉरी नॉट 78, सो इट वॉज 76। तो ये 76 से जो 95 का जंप हुआ है ना, ये जो 19 मार्क्स का जंप हुआ है, तो दिस वॉज ड्यू टू द लॉजिक। सो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।